जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिंदर सिंधिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऐसा एजुकेशन पाठशाला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारा चर्चा का विषय है भारतीय निर्वाचन आयोग। इस टॉपिक पर चर्चा करने का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अभी यानी कि जो 2023 के दिसंबर मंथ के महीने के अंदर जो भारतीय निर्वाचन आयोग उसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके अंदर कुछ चेंज किए गए थे, उसी को लेकर आज का मुख्य बिंदु रहेगा कि जो पहले चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती थी वो किस प्रकार होती थी और अब 2023 से यानी कि 2024 से जो इसके आगे जो चुनाव आयोग निर्वाचन होंगे या नियुक्त होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, यानी कि जो संशोधन हो चुका है उसके अनुसार प्रक्रिया क्या की गई है, उसके नियम क्या है आगे से। तो सबसे पहले इसके जानने से पहले तो हम थोड़ा चर्चा करते हैं चुनाव आयोग होता क्या है, इसके कार्य क्या है और इसके वर्णन संविधान किस अनुच्छेद के अंदर, किस आर्टिकल, किस भाग के अंदर किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पद का वर्णन। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि अगर आपने कभी भी थोड़ा संविधान की नॉलेज होगी या कुछ आर्टिकल की, तो जो हमारा आर्टिकल जो संविधान का भाग 15 है, भाग 15 के अंदर आर्टिकल जो 324 से 329 तक भारत के जो निर्वाचन आयुक्त है उसका वर्णन किया गया है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किस प्रकार होगी, उसके कार्य, शक्तियाँ, यानी कि उसको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, किस प्रकार नियुक्त किया जा सकता है, कौन उसके निर्वाचन में भाग लेगा, कौन नहीं लेगा, यानी कि सबका वर्णन संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 तक दिया गया है। ठीक है। उसके बाद इसकी संरचना, यानी कि इसकी संरचना तात्पर्य ये है कि जो चुनाव आयुक्त है, जो चुनाव आयोग है उसके अंदर कितने व्यक्ति होंगे। अगर आपको ये पता हो कि कुछ समय यानी कि 1989 से पहले जो चुनाव आयोग होता था उसकी जो संरचना थी, यानी उसकी जो बॉडी में उसके सदस्य होते थे वो एक होता था 1989 से पहले। लेकिन उसके बाद कुछ चेंज हुआ 1900, फिर आपके 1990 के अंदर उसको 1989 से पहले एक था, लेकिन उसको फिर दो प्लस और कर दिया, 3 हो गए 1989 के अंदर। लेकिन 1990 के अंदर इसको 2 को घटाकर फिर 1 कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। लेकिन 1993 के अंदर इसमें जो चुनाव आयोग होते उनके सदस्य होंगे वो फिर 3 कर दिया, यानी 1+2, यानी एक तो मुख्य चुनाव आयोग होगा और 2 चुनाव आयुक्त होंगे, यानी कि 1+2 तो 3 कर दिए। 1989 के वही साल है जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो वोट डालने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रख लें। ठीक, तो इसके बाद इसका कार्यकाल है। कार्यकाल जैसा कि आपको पता है कि जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। तो इसका वर्णन संविधान के अंदर किया गया है कि इसका कार्यकाल कितना होगा, ये कब तक अपने पद पर रह सकता है। तो इसका कार्यकाल वैसे तो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब क्या है कि वो अपने पद पे जब जिस दिन से पद संभालता है या जिस दिन उस पद की शपथ लेता है उस दिन से या तो वो 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, यानी कि जो भी पहले हो जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। अगर सपोज करो कि 6 वर्ष पहले हो गए उसके पद पे रहते हुए लेकिन 65 वर्ष नहीं हुए, यानी कि उसकी जो उम्र थी वो पूरी नहीं हुई, तो उसको चुनाव पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि या समझो कि उसकी 6 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं हुआ लेकिन 65 वर्ष पूरे हो गए तो भी हटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। अब जो मुख्य विवाद का विषय है चुनाव आयोग की नियुक्ति। जो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कुछ समय पहले, यानी लगभग 2022 के अंदर जो बीजेपी सरकार वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार, उसके अंदर एक नए चुनाव आयुक्त घोषित किए जाते हैं। उनका जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है वो थोड़ा इतना जल्दी होता है कि जिस वजह से उस समय सुप्रीम कोर्ट भी हरकत में आ जाता है। वो कहता है कि इतनी जल्दी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस लिए की गई, आपने इसकी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया इसका पीछे का बैकग्राउंड देखा, यानी कि जो आपने प्रोसीजर है, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया उसको आपने पूरी तरह फॉलो किया नहीं किया। तो 2022 के अंदर नियुक्ति होती है अरुण गोयल
अरुण गोयल की नियुक्ति होती है चुनाव आयुक्त के तौर पर, ठीक है, वर्तमान में यही है। इसके अंदर होता है, इसके अंदर नियुक्ति हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आता है। सुप्रीम कोर्ट फिर अपन अलग से नियम बनाता है कि अब से इस आधार पर चुनाव आयुक्त होगा, उसकी नियुक्ति होगी। तो वो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर नियम क्या होता है, कि 2022 में अब नियुक्ति के लिए कुछ प्रक्रिया बनाई जाती है। उसके अंदर जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, उसके अंदर जो कमेटी होगी, जो नियुक्ति की कमेटी होगी, उसके अंदर कौन कौन सदस्य शामिल होंगे, वो हो गए, एक तो होगा सीजीआई यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, और नंबर एक होगा विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल का नेता, ठीक है। नंबर 3 होंगे राष्ट्रपति, यानी कि ये इन तीनों सदस्यों की कमेटी जिस भी व्यक्ति को नाम को मंजूरी देगी वो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर सरकार हरकत में आती है। फिर सरकार यानी कि देखा जाए तो कोर्ट ने यहाँ पर चुनाव आयुक्त नियुक्ति की प्रक्रिया के ऊपर खुद ने नियम बना दिया और सरकार के ऊपर भी लगाम लगा दी कि आप यहाँ पर कुछ नियम बनाइए, या जब तक इस आधार पर चुनाव आयुक्त नियुक्ति होगी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसी के चलते 2023 के दिसंबर के समथिंग फिर एक एक्ट आता है। फिर वो एक्ट अब जो कानून बन चुका है, उसके अंदर ये थी पहले चुनाव की प्रक्रिया, लेकिन अब क्या है, मुख्य विवाद इस बात का है कि अब जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी उसकी कमेटी के अंदर कौन कौन सदस्य शामिल होंगे। तो उसके अंदर देख इसके अंदर कुछ चेंजमेंट ये हुए कि विपक्ष का नेता तो शामिल रहेगा ही, विपक्षी दल का नेता, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 पे होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। नंबर 3 पे होंगे कैबिनेट के मंत्री, यानी कि जो प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होगी उसका जो कैबिनेट मंत्री होगा, कोई भी कैबिनेट मंत्री मान लो, कैबिनेट मंत्री यानी कि जो भी, यानी ये अब तो ये है, इससे पहले ये थी। अब इसी को मुख्य विवाद है, क्योंकि अब अगर यहाँ से देखा जाए तो जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो तो लगभग सरकार जिसको चाहिए उसी की नियुक्ति होगी, क्योंकि देख सकते हैं कि जो पीएम और कैबिनेट मंत्री वो तो सरकार के दोनों सदस्य हैं। अगर वोट में डालते हैं तो भी इनका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि विपक्ष का नेता एक है सिर्फ, इसमें सरकार के व्यक्ति 2 है, क्यों प्रधानमंत्री हो जाएगा, एक कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इसके कार्य। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके मुख्य कार्य क्या होंगे कि चुनाव आयोग होता है, जो चुनाव आयुक्त होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और जो जितने भी राज्यसभा यानी कि विधानसभा चुनाव होते हैं, जितने भी विधानसभा चुनाव है, इनको करवाने का कार्य होता है, वो होता है मुख्य रूप से भारत के जो निर्वाचन आयोग होता है उसका होता है। उसी के अंदर जो भी राजनीतिक दल होंगे उनकी चुनाव तिथि घोषित करना, चुनाव क्षेत्र घोषित करना, और यानी कि जो भी पार्टियां होती है उनको चुनाव चिन्ह देना, या अगर कोई पार्टी नहीं मानती तो उसको चुनाव चिन्ह रद्द करना, इस प्रकार के कार्य होते हैं। अगर शक्ति में देखें तो हम अब शक्ति में क्या है, अब शक्ति क्या है कि शक्ति के अंदर इसको हम देख सकते हैं कि इसकी मुख्य शक्ति क्या है कि अगर मान लो इसकी जो शक्तियां हैं वो होते जो कार्य हो जाएंगे उसी के अंदर कुछ शक्तियां ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसका कार्य शक्ति हो जाएंगे कि जब चुनाव तिथि घोषित कर दी जाती है, और लेकिन उससे लगभग 24 घंटे 48 घंटे पहले वो आचार संहिता लगती है। आचार संहिता यानी कि इसके अंदर क्या है कि अब कोई भी चुनाव राजनीतिक पार्टी और प्रचार प्रसार ग्रुप में नहीं कर सकती, इस प्रकार होता है। अगर वो इस बात का उल्लंघन करता है तो उसके चुनाव क्षेत्र रद्द कर दिया जाता है, यानी कि वो या तो वो वोट नहीं डाल सकता। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से चुनाव जीतता है तो उसके चुनाव क्षेत्र को यानी कि उसको रद्द कर देना या उसको वापस चुनाव करवाना, ठीक है। अगर उसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो
निर्वाचन संबंधी विवाद को लेकर, यानी कि किसी के मध्य को निर्वाचन किसी व्यक्ति यानी लोकसभा सदस्य का या राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन को लेकर कोई विवाद है तो उसके उसके समक्ष भी ये सलाह दे सकता है। ये इसकी सारी शक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक चीज़ आप थोड़ा और एक चीज़ और देख लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। यानी कि ये तो हो गई इसकी कार्य शक्तियाँ नियुक्त किस प्रकार होगी, यानी इसको अब इसको हटाया किस प्रकार जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया लगभग सेम है। अब सेम किस है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाया जा सकता है। इसी के तहत इसके जो वेतन और भत्ते किस प्रकार होंगे, जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी सैलरी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान 2,80,000 होगी। ठीक है, और जो अन्य दो होंगे उनकी सैलरी होगी 2.5 लाख रुपए, यानी 2,50,000 रुपये होगी। ठीक है, यानी कि चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश समान है, उसकी सैलरी वेतन भत्ते सब मुख्य जो भारत के जो निर्वाचन चुनाव आयुक्त होंगे उसकी समान होती है। अगर आपको जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको किस प्रकार हटाया जाता है, तो पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो जो चुनाव आयुक्त होगा उसको आप वैसे ही समझ पाएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, किस प्रकार नियुक्ति की जा सकती है, ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएं। तो यहाँ पे एक वीडियो होती है समाप्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की को लेकर मुख्य रूप से मुख्य बिंदु होते हैं उन पर सब इस पे चर्चा कर चुके हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे, कि अभी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें क्या संशोधन हुआ, इसको भी आप देख लें। ठीक है, जो मैंने आज की चर्चा मुख्य बिंदु वही था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।